हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लेकर के आए हैं आज मैराथन में भूगोल का यह दूसरा सेट है। इसका पहला सेट हमने इससे पहले की वीडियो में कवर किया है। तो आइए बिना देर किए हम लोग एक एक करके इस प्रश्न को देखते हैं जो आने वाले जो परीक्षा हमारा चल रहा है उसमें हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी होगा। बिना देर किए हुए हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया है। क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। जो ग्रह है बृहस्पति है, प्लूटो है, यूरेनस है और विनस है। ये इनमें से कौन सा ग्रह जो है वो गैसों से सबसे ज़्यादा घिरा हुआ है। इसका सबसे सही उत्तर कौन सा होगा? तो सबसे करेक्ट उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह जो है वह यूरेनस है। अर्थात पहला का ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि शुमेकर लेवी 9 जो है धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु शुक्र से टकराया था, या फिर मंगल ग्रह से, या बृहस्पति ग्रह से, या फिर शनि ग्रह से। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि यह जो धूमकेतु टकराया था वह बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए भी सबसे सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम जो सियाल शब्द यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम शब्द का जो प्रयोग किया है वह किन्होंने किया है, कौन से जो है भूगोलविद ने किया है? वो होम्स है, स्वेस है, या फिर डेफ्रीज है, या डेली है। तो इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर होगा कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर के बना है, जिसके लिए शब्द सियाल इस्तेमाल होता है, यह स्वेस महोदय ने किया है। यानी बी आंसर जो है सबसे करेक्ट आंसर होगा। हम एक एक करके भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपको बहुत फायदेमंद साबित होगा तथा आने वाली जो परीक्षा अभी चल रहे हैं उसमें आपके लिए यह सबसे लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का कारण क्या है। भूगर्भ में जो तापमान की वृद्धि का कारण है वह दबाव के वजह से ऐसा होता है, या फिर रेडियो सक्रिय पदार्थ के विखंडन के वजह से, या दोनों के वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा कि भूगर्भ में जो तापमान प्रत्येक ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 32 मीटर पर तापमान में वृद्धि होती है, तो यह ऐसा इस वजह से होता है ताकि इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है कि एक तो प्रेशर होता है, दबाव होता है, दूसरा रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन है। दोनों के वजह से इस तरह की स्थिति संभव होती है। अर्थात चौथा का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। तो दो ध्रुव हैं, एक ऊपर वाले जो है उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला जो है वो दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो जो 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा का अर्थ है कि 0 डिग्री अक्षांश को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है, वो कौन सी रेखा कहलाती है? मध्याह्न रेखा है, देशांतर है, या अक्षांश है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5वां का ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि जो ये 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है वह देशांतर रेखा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है इनमें से गलत कथन है। कथन है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। दूसरा कथन है कि किसी भी स्थान की ग्रीनविच से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवतीय रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुव पर 0 होती है, और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है 111.3 किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। जो गलत है, इनकरेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए में है कि देशांतर की कुल संख्या 180, जबकि देशांतर की जो कुल संख्या है वो 360 होती है। यानी ए जो है छठा का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की जो ये है स्थिति है वो किसके निकटतम है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह 0 डिग्री अक्षांश के पास है, या फिर 0 डिग्री देशांतर के पास है, या 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिम देशांतर के पास है, या फिर ये जो है 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के पास है। तो 7वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है
कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के बीच है। डी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? जानवर, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीव का जो अवशेष है वो आग्नेय चट्टान में पाया जाता है, अपसादी चट्टान में पाया जाता है, या फिर कायांतरित चट्टान या अधिवितलीय चट्टान में पाया जाता है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि वह अपसादी चट्टान में पाया जाता है, यानी बी जो है 8वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान जो है वो नीस है, या फिर ग्रेनाइट है, कोयला है, या चूना पत्थर है। इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो सबसे सही उत्तर होगा कि जो ये रूपांतरित चट्टान के जो उदाहरण हैं वो 9वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा, यानी नीस जो है वो रूपांतरित चट्टान के उदाहरण के रूप में जाना जाएगा। ए आंसर जो है सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि सूक्ष्म भूकंप में जो धरातलीय तरंग होती है वो कौन से प्रकार की तरंग होती है? भूकंप में जो धरातलीय तरंग है वह गौण तरंग है, या एल तरंग है, या फिर प्राथमिक तरंगे हैं, या प्राथमिक एवं गौण तरंगे हैं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि भूकंप में जो ये है भूकंप की जो धरातलीय तरंगे हैं वो एल तरंग के रूप में जानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 10वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? सुनामी का जो मुख्य कारण है वह ज्वालामुखी है, भूकंप है, चक्रवात है, या फिर प्रति चक्रवात है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि सुनामी का जो मुख्य कारण है वह है भूकंप, यानी बी जो ऑप्शन जो है 11वां नंबर क्वेश्चन के लिए भी सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो है वह कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी यह जापान में स्थित है, या फिर यह फिलीपींस में स्थित है, या इक्वेडोर में स्थित है, या हवाई द्वीप में स्थित है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ये सी के रूप में जाना जाएगा कि इक्वेडोर में स्थित है, यानी जो ये ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है वो इक्वेडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? कौन सी महासागरीय जलधारा जो है यह यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है? वेनेजुएला जलधारा है, या फिर केनारी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, या नॉर्वे की जलधारा। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि वह जो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है वो यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है, अर्थात सी ऑप्शन जो है सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर प्रवाहित होती है? समुद्र की जो गर्म जलधाराएं हैं वो किधर की ओर बहती है? वह ध्रुव की ओर बहती है, या भूमध्य रेखा की ओर बहती है, या फिर उष्ण कटिबंध की ओर बहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र की जो गर्म जलधारा है वो सदैव जो है वो ध्रुव की ओर बहती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 14वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो समुद्र की जो गर्म जलधारा है वो ध्रुव की ओर सदैव बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसे हम लोग को सुमेलित करना है। सुमेलित करना है देश और उसके प्रमुख सर्वोच्च शिखर। अर्जेंटीना है, इक्वेडोर है, तंजानिया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इनमें कौन से देश का जो है कौन सा शिखर से ये सुमेलित के होगा? 15वां नंबर क्वेश्चन के लिए अर्जेंटीना का जो सर्वोच्च शिखर है वह एकांकागुआ है, उसी तरह इक्वेडोर का जो है वो चिम्बराजो है, तंजानिया का जो है वह किलिमंजारो है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है वह माउंट मैकिनले है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन है? माउंट मैकिनले, अर्थात ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही उत्तर होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तथा यह वीडियो आपके आने वाले परीक्षा में बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। अतः हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही साथ अगर
आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। समताप मंडल के संबंध में जो कथन है कि समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है और इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है। यह जो है असत्य कथन के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि संचार उपग्रह जितने भी जो है कम्युनिकेटिव सैटेलाइट्स हैं यह वायुमंडल के कौन से स्तर में स्थिर है। संचार उपग्रह जो है यह वायुमंडल के ये समताप मंडल में है या आयन मंडल में है या फिर क्षोभ मंडल में है या बाह्य मंडल में है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 17वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि आयन मंडल में जो है जितने भी संचार उपग्रह है यह स्थित होते हैं, अर्थात बी ऑप्शन जो है सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि वायुमंडल का वह कौन सा भाग है जिसको रसायन मंडल के नाम से जानते हैं, या फिर कि वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि वायुमंडल का जो भाग रसायन मंडल के भाग के रूप में जाना जाता है वह ओजोन मंडल है। यानी 18वां नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पंजाब के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह कौन सी नदी की है। पंजाब के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका सतलज नदी की है, ब्यास नदी की है, झेलम नदी की है या फिर सिंधु नदी की है। तो पंजाब जो है वो 5 नदियों की भूमि है, सिंधु और उसकी 5 प्रमुख सहायक नदियों जो है ये मिलकर के प्रवाहित होती है, इसलिए इसका जो सबसे सही उत्तर है 19वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर डी है कि सिंधु नदी की। बाकी जो ये सिंधु की सहायक नदी सतलज झेलम ब्यास उसमें जो पंजाब के ये में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो सिंधु नदी की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत में जो सबसे लंबा बांध है भाखरा नंगल बांध है या फिर नागार्जुन सागर बांध है या फिर हीराकुंड बांध है या कोसी बांध है। तो सबसे लंबा बांध की बात हो रही है, अर्थात सबसे लंबा बांध के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वो कौन सा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 20वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा कि भारत में जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत का जो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, उसी से रिलेटेड यह प्रश्न है कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है। यह जो है दामोदर नदी पर स्थित है या बराकर पर है या हुगली पर है या फिर महानदी पर है। तो ये जो बांध है हीराकुंड बांध यह कहाँ स्थित है, इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 21वां नंबर क्वेश्चन का कि यह जो बांध स्थित है यह महानदी पर स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हीराकुंड बांध के लिए सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। जी हम लोग सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र याद रखते हैं कि मासिनराम मेघालय जो है ये सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का क्षेत्र है या पंजाब से लेकर दिल्ली तक का क्षेत्र है या मध्य प्रदेश का क्षेत्र है या फिर उड़ीसा का बालागीर का क्षेत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो कच्छ से लेकर के और पंजाब हरियाणा तक का जो क्षेत्र है ये भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। 23वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। लोहे और एल्युमिनियम की जो ग्रंथियां हैं यह काली मिट्टी में पाई जाती है या फिर जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है या लाल या फिर लैटेराइट मिट्टी में यह मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि जो लोहे और एल्युमिनियम की जो ग्रंथियां हैं 23वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि यह लैटेराइट मिट्टी में पाई जाती है, यानी डी आंसर जो है सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है कि IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार वाली किस्म है। IR20 जो है यह कपास की एक किस्म है या फिर IR20 जो है यह चावल की एक किस्म है या गेहूं की एक किस्म है या गन्ना की एक किस्म है। तो 24वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि IR20 है यह चावल की एक प्रमुख पैदावार की अच्छी किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है।
25वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित नहीं है। बागवानी से जो संबंधित ये ऑपरेशंस हैं उनमें से कौन नहीं है। ये ऑपरेशन फ्लड है, या फिर हरित क्रांति है, या स्वर्ण क्रांति है, या फिर श्वेत क्रांति। कौन बागवानी से संबंधित है। तो 25वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा कि बागवानी से संबंधित जो क्रांति है वह स्वर्ण क्रांति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे स्क्रीन पर कि काकापारा जो परमाणु केंद्र है वो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है। काकरापार जो परमाणु शक्ति केंद्र है वो कर्नाटक में स्थित है, या फिर गुजरात राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, या महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 26वां नंबर प्रश्न के लिए वह है ऑप्शन नंबर 26वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे करेक्ट आंसर है कि काकरापारा जो है यह परमाणु केंद्र गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि सूची 1 को सूची 2 से हम लोग को सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है कि तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र है, सूची 2 में है रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र, सूची 3 में है ये काकरापारा, और 4 में है कैगा परमाणु केंद्र। ये सभी जो है प्रमुख परमाणु केंद्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अगर हम लोग इसको एक एक करके मिलाएं तो तारापुर परमाणु केंद्र जो है यह कहाँ स्थित है। तारापुर 27वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो के रूप में तारापुर परमाणु केंद्र का जो ये है, तो जो तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र है वो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद जो है ये रावत भाटा परमाणु केंद्र जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। काकरापारा गुजरात में स्थित है, और कैगा परमाणु केंद्र जो है यह कर्नाटक में स्थित है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है 27वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही कूट बन रहा है वो कौन सा है। तो 27वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, भारत का जो प्रथम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है यह कौन सा है। यह कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है, या फिर शरावती नदी पर जो है महात्मा गांधी परियोजना है, या कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है, या सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना है। तो 28वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी है कि भारत का जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है वह कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है। एक एक प्रश्न जो है कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। इस फेज में जो हमारा अपना एक सीट है उसे हम लोग को कंफर्म कर लेना है, अर्थात हम लोग जो है इस हिसाब से मेहनत करें और परीक्षा जो हमें इस प्रकार से ये देना है कि ताकि कोई भी प्रश्न हमसे छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि लोकटक झील, लोकटक जो है लोकटक झील जो शक्ति परियोजना है यह कौन से राज्य में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, मेघालय में है, या फिर यह मणिपुर में है। तो लोकटक झील जो परियोजना, लोकटक झील के पास जो लोकटक ये शक्ति परियोजना है यह स्थित है कहाँ, यह मणिपुर राज्य में स्थित है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है 29वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में जो खनिज तेल के भंडार है वो आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं, या फिर अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं, या कायांतरित चट्टान में पाए जाते हैं, या इनमें से सभी है। तो 30वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो कौन है, वो ऑप्शन नंबर बी है कि यह कायांतरित चट्टान में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 30वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 है कि सूची 1 को सूची 2 से हम लोग को पुनः ये सुमेलित करना है। सूची 1 में है अभ्रक, मैग्नीज, तांबा और सोना, और सूची 2 में जो है उसके ये प्रमुख राज्य हैं जहाँ से इन सभी पदार्थों का उत्पादन होता है। तो 31वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश, मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा, तांबा में राजस्थान और सोना उत्पादन में कर्नाटक, यानी ये सभी जो है एक दूसरे के सामने सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे करेक्ट आंसर के रूप में 31वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है। विश्व का जो सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक है वो धनबाद से प्राप्त होता है, या हजारीबाग से प्राप्त होता है, झड़िया से, या फिर कुल्टी से।
तो विश्व का जो सबसे अच्छे किस्म का जो अभ्रक की प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? 32वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है कि वह हजारीबाग से प्राप्त होता है। बी नंबर क्वेश्चन जो है बी नंबर जो आंसर है वो सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में जो प्रथम विद्युत ट्रेन है यह कब चली थी? भारत की जो पहली विद्युत ट्रेन है यह 1925 में चली है या 1926 में या 1927 में या फिर 1928 में? तो भारत में जो प्रथम विद्युत ट्रेन चली है 33वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है यह 1925 में चली है, यानी जो इसका सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है कि जो पहली ट्रेन चली है वो 1925 में चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो सोमपेन जनजाति जो है यह नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है या निकोबार द्वीप समूह में या स्पीति घाटी में या फिर लक्षद्वीप समूह में? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 34वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि यह निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धूमकरिया जो है या ओरांव जनजाति की है या फिर कुरुख या मुंडा या संथाल जनजाति की? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 35वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है कि धूमकरिया जो है यह ओरांव जनजाति की प्रमुख सामाजिक संस्था है। और इस प्रकार जो है यह भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का दूसरा सेट भी हम लोग कंप्लीट किए। हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सेट से आने वाले एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंचे। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगले सेट के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पर प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि ये हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? यह जो स्थिति है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चहुंद्रो है, सुरकोटडा है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को हमको निर्देशित करना है कि जो हड़प्पा की स्थल है उसमें से कौन से स्थल जो है वह सिंध में अवस्थित है। तो जो सबसे सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा कि हड़प्पा के जो स्थल सिंध में स्थित है वह है मोहनजोदड़ो और चहुंद्रो, अर्थात दूसरा और तीसरा स्थल जो है वो सिंध में स्थित है। और इस हिसाब से जो सही कूट है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद, ये सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए वो कौन से थे? हड़प्पा के उत्खनन करने वाले जो प्रथम पुरातत्वविद हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम है या सर जॉन मार्शल है या फिर मॉर्टिमर व्हीलर है या जॉर्ज एफ डेल्स हैं। तो जो हड़प्पा का उत्खनन करने वाले जो पहले हैं जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे वह अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अर्थात दूसरा नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले पहुँचे। और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा निम्न में से किया गया है? यह पार्श्वनाथ के द्वारा है या नागार्जुन है या शूद्रक है या फिर वसुमित्र के द्वारा किया गया है? तो चार बौद्ध संगीतियाँ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में और जो चौथी बौद्ध संगीति है वो कश्मीर में जो कुंडलवन स्थान है वहाँ हुआ था। और उस वक्त जो वहाँ के राजा थे, शासक थे, वो थे कौन? तो कनिष्क थे। और जो बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति की जो आयोजन करता थे वो थे वसुमित्र। अर्थात ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है वो करेक्ट आंसर जाना जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर है वो कौन सा है? डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि बुद्ध में देव तत्वारोपण है, बोधिसत्व के पथ पर चलना है, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान है। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं जो है यह महायान बौद्ध मत की है? तो बौद्ध मत जो है वो दो हिस्सों में बटा था, एक हीनयान और एक महायान। तो इनमें से कौन सी विशेषता, तीन प्रमुख विशेषताएं हैं कि बुद्ध में देवदत्त रोपण है, बोधिसत्व के पथ पर चलना है और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान है। और यह तीनों जो मत है यह महायान में पाया जाता है। अर्थात चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही कूट में आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो ये जो जैन समुदाय के लोग हैं, जो जिनकी स्थापना पार्श्वनाथ के द्वारा के ऋषभ देव के द्वारा किया गया था, सॉरी, वो पहले तीर्थकार के रूप में जाने जाते हैं। और ये 24वें तीर्थकार जो हुए हैं वो वर्धमान जिन्हें महावीर स्वामी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो महावीर स्वामी के पश्चात जो है ये जो बौद्ध जैन हैं, तो जैन लोग भी दो समुदाय में बटे थे। एक का नाम श्वेतांबर, दूसरे के नाम दिगंबर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये अंतिम रूप से जो आगमन हुआ है वो किस में हुआ है, वैशाली में, बल्लभ में, पावा में या पाटलिपुत्र में। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुआ था और उसी में जो है यह इसका आगमन हुआ है जी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। पीछे तो था वो सिंध में था, अब जो क्वेश्चन है वो महाराष्ट्र में स्थित स्थल है। वो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, दैमाबाद है, सुटकोटड़ा है। तो हड़प्पा तो है, ये तो होगा नहीं। हड़प्पा जो है यह पंजाब में स्थित है, जो कि कौन से पंजाब, तो पाकिस्तान में स्थित पंजाब में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। अब जो कूट बचते हैं कि दैमाबाद और सुटकोटड़ा, तो उसके हिसाब से जो सबसे सही उत्तर है वो 6 का ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि जो दैमाबाद है यह महाराष्ट्र में स्थित है हड़प्पा स्थलों में से। बाकी जो 3 है वो इसमें स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुमेलित करना है। 7वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि सुमेलित करना है। सुमेलित क्या है कि स्थल है, एक और दूसरे ओर खोज करता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो, लोथल, कौन किसके खोज करता है। 7वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो हड़प्पा स्थल की जो खोज किए हैं वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया है। मोहनजोदड़ो की जो खोज की है वो आर.डी. बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी किए हैं। उसके बाद चहुंद्रो की खोज जो किए हैं वो गोपाल मजुमदार किए हैं। लोथल की जो खोज की है वो रंगनाथ राव किए हैं। अर्थात जो इस कूट का जो सही सुमेलित आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कि पहला का लिए तीसरा, B1, C4 और D2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ भी हम लोग को जो है सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है महाजनपद और सूची 2 में है राजधानी। तो गंधार है, सुरसेन है, वत्स और कौशल है। और उसकी जो राजधानियाँ हैं इधर मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती और तक्षशिला। तो कौन किसका करेक्ट आंसर है। गंधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी, ऑप्शन नंबर 4 सूची 1 का ए का जो है 4 से होगा। उसके बाद जो है ये सुरसेन है जिसकी राजधानी मथुरा थी। उसके बाद जो है वत्स है जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, तथा कौशल है जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यानी इस हिसाब से इसका भी जो सही कूट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है कि नील दर्पण नामक जो पुस्तक है, नील दर्पण, इसके लेखक कौन है। नील दर्पण पुस्तक के जो लेखक हैं वो माइकल मधुसूदन है, गुलुक चौधरी है या दीनबंधु मित्र हैं। तो ये नील दर्पण जो है, हम इसे नील की खेती वाला विद्रोह से नील दर्पण को नहीं जानेंगे। ये नील दर्पण पुस्तक जो है यह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। यानी 9वां का जो है वो सी आंसर होगा। और इसमें जो पात्र है इस नाटक के वो गुल्लुक चौधरी हैं और इसका जो ट्रांसलेट किया है वो माइकल मधुसूदन ने किया है। यानी इसके सभी ऑप्शन जो है नील दर्पण से संबंधित है, याद रखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चंपारण में जो आंदोलन हुआ, चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया, उस समय बिहार के जो ये 1917 के जो चंपारण सत्याग्रह है उस वक्त बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। वो F.G. स्लाई थे या एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे या विलियम टेलर हैं या गॉर्डन रिचवान हैं। तो जो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ है उस वक्त जो बिहार के गवर्नर, उप गवर्नर जनरल, यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, भारत के गवर्नर अलग होते थे और प्रांतीय स्तर पर गवर्नर अलग होते थे। बिहार 1912 में चूंकि बंगाल से अलग हो चुका था, तो इस प्रकार बिहार के जो उप गवर्नर जनरल थे वो थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट। यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 11वां नंबर प्रश्न है कि कवि कालिदास किसके राज कवि हैं, यानी किसके दरबार में कवि कालिदास राज कवि के रूप में कार्य किए हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किए हैं या फिर समुद्रगुप्त के दरबार में या चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका जो है ये विक्रमादित्य के नाम से भी जो प्रचलित है, उनके दरबार में किए हैं या हर्ष के दरबार में।
तो इसका जो सही उत्तर है 11वां नंबर प्रश्न का, वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इतिहास का इस मैराथन क्लास में इस प्रकार से प्रश्न आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप प्लीज़ आप एक बार चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अब कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ हम मैराथन वीडियो ही अब डालेंगे। प्रैक्टिस सेट हमने 27 प्रैक्टिस सेट कराया है जो इसी सीरीज में उपलब्ध है, और अब जो है वो इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस सबके अलग अलग मैराथन क्लास होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक एक सेट हम अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं, और संभव है कि हम रोज जो है तीनों का एक एक सेट आपको प्रोवाइड करें, जितना समय है तैयारी को अंतिम रूप देना है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी किया गया है वो कौन से धर्म से संबंधित है। वो जैन धर्म से संबंधित है, या बौद्ध धर्म से संबंधित है, या वैष्णव मत से संबंधित है, या फिर शैव मत से संबंधित है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस 12वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गुलबदन बेगम द्वारा जो रचित पुस्तक है वो किस नाम से जाना जाता है। बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, या हुमायूंनामा के नाम से जाना जाता है, या अकबरनामा के नाम से जाना जाता है, या फिर ये तुगलकनामा के नाम से जाना जाता है। तो गुलबदन बेगम ने जिस पुस्तक की रचना की है उस पुस्तक को जो है हुमायूंनामा के नाम से जाना जाता है। अर्थात 13वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। बाबरनामा जो है वो बाबर की आत्मकथा है जो उन्होंने स्वयं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीयों के लिए ऐसा कहा था। तो यह ब्रह्म समाज ने कहा था, या फिर यह प्रार्थना समाज ने, या आर्य समाज, या फिर सत्यशोधक समाज। तो ये जो मध्यकाल में ये सारे जो आंदोलन चले हैं, अलग अलग धार्मिक एवं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो चले हैं, उनमें से यह किनका कथन है। तो 14वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही कथन है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि यह आर्य समाज का कथन था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उसमें से कौन सा धातु पहला धातु था। जो धातु वैदिक काल के लोगों के द्वारा इस्तेमाल में लाया गया था उसमें से तांबा है, सोना है, चांदी है, या फिर लोहा है। तो इसका जो सही उत्तर है 15वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि वैदिक काल के लोगों ने जो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वह तांबा धातु है। अर्थात 15वां नंबर सवाल का जो सबसे सही उत्तर बनता है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में कोरोमंडल तट किस उद्योग के लिए विकसित था। तो मुगल काल में जो कोरोमंडल तट है, हमारे भारत के जो दक्षिण भारत का ये देखते हैं हम लोग, तो उसमें कोरोमंडल तट और ये उसके बाद जो है कोंकण तट, मालाबार तट, तो ये किनारे के जो तट है इसमें से ये जो तट है कोरोमंडल तट वो किस उद्योग के लिए विख्यात था। चमड़ा, कपड़ा, सोरा, हाथी दांत की वस्तुएं। तो सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि कपड़ा उद्योग के लिए जो है कोरोमंडल तट विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में जो वायसराय को अपनी कार्यकारिणी में कितने भारतीयों को रखने का अधिकार प्राप्त था। मार्ले मिंटो जो अधिनियम है उसके तहत जो भारत में कितने भारतीयों को जो है वायसराय को रखने का अधिकार प्राप्त था। 1 भारतीयों को, 10 भारतीयों को, 5 भारतीयों को, या 1 को भी नहीं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि केवल 1 भारतीयों को रखने का अधिकार प्राप्त था, यानी ए आंसर जो है सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर आगे है कि 10 अप्रैल 1853, ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, नंबरिंग मिस्टेक है। अप्रैल 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच जो चली थी उस समय किसके समय में बिछाई गई थी। वह लॉर्ड डलहौजी का समय था, या लॉर्ड कर्जन का समय था, या लॉर्ड कैनिंग का समय था, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय था। तो जो सही उत्तर है कि जो
प्रथम रेल लाइन जो 1853 में बिछाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी का समय था, ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। और लॉर्ड डलहौजी का जो समय है वो हड़प नीति के लिए भी जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी का जो समय है वह इसने डाक सेवा की भी शुरुआत किया है, और ये लॉर्ड डलहौजी का ही समय है कि जब ये वुड्स डिस्पैच भी आया था 1854 में, तो इसका जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है वुड्स डिस्पैच के लिए, रेलवे शुरुआ के लिए, डाक सेवा के लिए, और फिर उसके बाद जो है इस प्रकार और हड़प नीति के लिए, जो इन्होंने संबलपुर, सतारा, झांसी को भी हड़पा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था 1919 ईस्वी में, तो उसके लिए कांग्रेस के अतिरिक्त अंग्रेजों ने जो है कमेटी गठित किया था, वो हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। हालांकि शिक्षा के लिए भी 1882 में हंटर कमीशन आया है, तो हंटर कमीशन दो रूप से जाना जाता है। एक जो है 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए गठित किया गया था, और एक कमेटी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी गठित किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमेटी की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया जा रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अगर हम लोग बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला, तो नाम आता है एनी बेसेंट का। लेकिन बात जब करते हैं कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला जो भारतीय प्रथम महिला हो, तो वो नाम आता है 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए सरोजिनी नायडू का, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो भारत की राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ है 1910 है, 12 है, 1909 है या फिर 1911 है। तो सही उत्तर है इस प्रश्न का, सबसे सही कूट है वह है 21वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी कि भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से जो दिल्ली स्थानांतरण हुआ है वह 1911 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1942 के आंदोलन के दौरान जो आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन करने का श्रेय जो है वो एस.के. गोपालन को जाता है, या फिर सुभाष चंद्र बोस है, या जयप्रकाश नारायण है, या फिर जवाहरलाल नेहरू है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है? इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है कि जयप्रकाश नारायण जी ने जो है ये गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? तो जून, यह विंस्टन चर्चिल का कहना है, इटली का, या लॉर्ड माउंटबेटन का? तो बात प्रश्नों को ध्यान से देखिए, वायसराय पूछा जा रहा है तो इटली और चर्चिल वायसराय के रूप में कार्य नहीं किए, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ये जब ब्रिटेन में इटली की सरकार बनी तो इटली ने यह घोषणा किया कि हम जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे, और उसी घोषणा को भारत में पढ़ के सुनाया माउंटबेटन ने। तो वायसराय के रूप में माउंटबेटन जाने जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। और यह जो घोषणा है यह इटली का घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? भूमि सुधार संबंधी जो जब्ती प्रथा है यह अकबर की देन है, बीरबल की देन है, टोडरमल की देन है, या फिर मान सिंह की देन है? तो जो सही उत्तर है इसका 24 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर सी है कि टोडरमल की देन है, जो कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो जो तत्कालीन कारण था 1857 की क्रांति का, वो ये सबसे तत्कालीन कारण मुख्य यही है कि जो भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया, तो ये कब किया गया था? नवंबर 1856 है, दिसंबर 1856 है, या जनवरी 1857, या फिर फरवरी 1857? तो इसका जो सही उत्तर है 25वां का वो ऑप्शन नंबर ए है कि नवंबर 1856 में यह शामिल किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित पहली घटना कौन सी घटी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व, या फिर बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, या सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह?
तो ये जो संबंधित घटना है कि जब मंगल पांडे विद्रोह शुरू किया, उसके बाद मेरठ छावनी से विद्रोह शुरू हुआ और विद्रोही जो है ये सैनिक सारे सिपाही पहुंचे थे दिल्ली, और दिल्ली में जो है वो इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जो है अपना ये किए और सैनिक जो है दिल्ली के लाल किला पर पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित स्थानों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह कथन जो है कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। दूसरा है कि वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो ये जो सही कूट है वो 1 है, 2 है या दोनों नहीं है या दोनों है। तो जो करेक्ट आंसर है 27वां का वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि जो दोनों है वो दोनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 28 है और इससे पहले हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अब तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए साथ, ताकि कोई भी वीडियो आए तो वो आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ अगर आप जो है वह इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी बेहतर तैयारी हो सके। हम आपसे ये करते हैं कि हम जो है अब वो प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, अब समय चूंकि बहुत कम रह गया है इसलिए हम सभी का स्पेशल जो है मैराथन तो क्लास के रूप में हम इतिहास, भूगोल, नागरिक के अलग अलग सेट्स में रोज एक एक सेट वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर देखते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। तो समाजवाद को जो भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है, यह लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में या लखनऊ में या इलाहाबाद या रामगढ़। तो जो सही उत्तर है 28वां का वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है कि लखनऊ में इन्होंने बताया था 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन था उसी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन के पश्चात विभाजन हुआ या भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात या असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से जो कांग्रेस का विभाजन है वह 1907 में हुआ है। कब हुआ है? 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ है। तो उसका जो मुख्य रूप से ये था वो था कि स्वदेशी आंदोलन को लेकर के जो है विद्रोह हुआ था। नरम दल और कांग्रेस के गरम दल अलग हो गए थे। गरम दल के लोग ये चाहते थे 1907 के सूरत अधिवेशन में कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने और नरम दल के लोग ये चाहते थे कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने और अंततः रास बिहारी घोष अलग हुए, अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए और जिसके वजह से जो है गरम दल के लोग जो है अपने आप को उनसे किनारा किए और फिर आगे उसके बाद जो है 1916 में लखनऊ समझौता में ये दल भी एक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? गैरीबाल्डी को माना है या स्वामी विवेकानंद को माना है या दादा भाई नौरोजी को माना है या फिर मैजिनी को माना है? तो लाला लाजपत राय के जो राजनीतिक गुरु के रूप में जिनको लाला लाजपत राय ने स्वीकार किया है वह मैजिनी है, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में 30वां का करेक्ट आंसर होगा कि मैजिनी को जो है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, जैसे गांधी जी को महात्मा कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य तिलक कहते हैं और उसी तरह से जो है ये जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहते हैं, चित्तरंजन दास को देशबंधु चित्तरंजन दास कहते हैं। तो ये सारे जो नाम हैं, तो इन वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, सर सैयद अहमद खां को सर लगाते हैं। तो ये सारे नाम की उपाधि जो है विभिन्न लोगों के द्वारा दिया गया। तो यह लोकप्रिय कब बने, लोकमान्य तिलक यानी कब कहलाए बाल गंगाधर तिलक से? तो इन्होंने जो है सरकार के रैंड मर्डर केस की अभियुक्त जब बनाया गया तब इनको लोग जो है लोकमान्य की उपाधि दिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले किसने रखा था? स्वराज को जो बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में वो बाल गंगाधर तिलक ने रखा है।
या फिर चित्तरंजन दास ने रखा है, या दादा भाई नौरोजी ने रखा है जिन्हें ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रखा है। तो स्वराज शब्द का जो सबसे पहला ये किए हैं वो 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। यानी 32वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। पहला है कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौगोलिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए। दूसरा है कि 1892 में भारतीय ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार के नाम से आरंभ किया और वो 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो असत्य कथन यही है, चौथा है, क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी है वो 4 बार अध्यक्षता नहीं की है। कितनी बार की है? 3 बार अध्यक्षता किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि वर्ष 1907 में सूरत में राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो वो विभाजन का एक तो कारण स्वदेशी आंदोलन की असफलता थी और एक और मुख्य कारण क्या माना गया, तो वो अध्यक्षता के रूप में माना गया था। क्योंकि जो लोग चाहते थे कि जो लाला लाजपत राय हैं, गरम दल के लोग चाहते थे कि ये अध्यक्ष बने, और नरम दल लोग चाहते थे रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। तो गरम दल के लोग आखिर ऐसा क्यों चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने? ऐसा नहीं था कि वो उनके ये से थे। गरम दल के लोगों का ये सोचना था कि जो नरम दल के लोग हैं जो वार्ता करते हैं तो इनकी वार्ता असफल रह जाती है, अंग्रेज से इन्हें वार्ता करने का ढंग नहीं है, इसलिए चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने और फिर आगे जब वो अंग्रेजों से वार्ता करे तो उस ढंग से आक्रामक रवैये से करे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो करेक्ट आंसर है कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में जो गरम दल के लोग थे उसके विश्वास नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था। तो ब्रिटेन जो है वो भारत को निर्मित वस्तुओं का एक बाजार समझता था कि भारत में हम अपने यहाँ से निर्माण करके लाके और भारत में कैसे भी बेच लें और भारतीय लोग उससे खरीद के उपभोग करेंगे। इसलिए गांधी जी जो है सबसे ज़्यादा देसी वस्तु के निर्माण पर अपना ये देते थे कि देसी वस्तुओं का निर्माण होना चाहिए। और गांधी जी ने इसीलिए जो है खादी आश्रम खोला और चरखा चलाया और सूती वस्त्र का जो है उत्पादन पर जोर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित है। रस्किन से प्रभावित है या फिर थेरो से या टॉलस्टॉय से या सभी से। तो गांधी जी की जो विचारधारा है वो इन सभी से प्रेरित है, ए बी और सी, यानी रस्किन, थेरो और टॉलस्टॉय ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह के किसने संबोधित किया है। जवाहरलाल नेहरू ने किया है या फिर वल्लभ भाई पटेल ने किया है या सी राजगोपालचारी ने किया है या सुभाष चंद्र बोस ने किया है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है वो सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन नंबर 38 है कि महात्मा गांधी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक है। एएन सिंह है यानी अनुग्रह नारायण सिंह हैं, ब्रिज किशोरी प्रसाद हैं या जेबी कृपलानी हैं या फिर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ये राजेंद्र प्रसाद भी कुछ दिन शिक्षा देने का कार्य किया है, लेकिन मुख्य रूप से पेशा से यह आप जो है राजेंद्र प्रसाद वकील थे, लेकिन इन्होंने भी शिक्षा देने का कार्य किया है, पटना के कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। एएन सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रिज किशोरी प्रसाद ये दोनों मुख्य रूप से जो है वकील हैं। तो जो शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं वो जेबी कृपलानी जाने जाते हैं और ये सभी महात्मा गांधी जी के अनुयायियों में से हैं। ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर कहा है। गांधी जी ने नैनीताल जेल को मंदिर कहा है, यरवदा जेल को मंदिर कहा है या सेल्युलर जेल पोर्ट ब्लेयर में उसको मंदिर कहा है या फिर आगा खां पैलेस जहां गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रखा गया था उसको मंदिर कहा है। तो ये यरवदा जेल को कहा है और इस वक्त कब यहाँ थे जो इसी जेल में जो है जब थे आमरण अनशन किए और गांधी जी के बीच जो है ये पुणे पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यरवदा जेल जो है वो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, यानी 39 का बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया है। जैसे गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने जो है अर्धनंगा फकीर कहा था, तो ये वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के चर्चिल ने कहा है, इटली ने कहा है या माउंटबेटन ने कहा है या साइमन ने कहा है। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि इटली ने इनको जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स कह के संबोधित किया है।
है। तो इस प्रकार जो है इतिहास के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का सेट हम लोग कंप्लीट किया और हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चलते चलते आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग तैयारी कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आप तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर के आए हैं मैराथन में यह भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जिसमें हम लोग एक एक करके इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम इतिहास और भूगोल के जो है मैराथन प्रश्न अपलोड किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उससे आप लोग को बहुत बेनिफिट्स हुआ होगा और इससे भी बहुत फ़ायदा उठाएंगे आप। तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया है और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यानी संसद की जो संयुक्त बैठक है, संसद के जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है, यह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 106 में, 108 में, 110 में या फिर 112 में? तो ये जो बात है कि भारतीय संविधान के जो संयुक्त बैठक होगी लोकसभा और राज्यसभा की, वो अनुच्छेद 108 के तहत है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो अध्यक्षता करेंगे जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। अगर लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हम लोग को सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और उनका संबंध किससे है उसे हम लोग को सुमेलित करना है। 1 ए है कि अनुच्छेद 323, 324, 330 और 320। तो यह कौन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 323 ए है, इसका संबंध प्रशासनिक अधिकरण से है तथा अनुच्छेद 324 का निर्वाचन से संबंधित है। 330 का जो है वो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण सदस्यों की संख्या है उसके लिए है और 320 जो है वो लोकसभा सेवा आयोग के कार्यकाल से है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर बन रहा है। याद रखिएगा, बिहार में जो अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा के सीटों के आरक्षण है वो 6 सीट जो है बिहार में 40 में से आरक्षित है, जो केवल उस पर अनुसूचित जाति के संबंधित जो है व्यक्ति ही चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। यानी अनुच्छेद 17 में जो अनुच्छेद 17 ए जोड़ा गया है वो किससे रिलेटेड है? वह कानून की समक्ष समता का अधिकार बताता है या फिर सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समता का या फिर पदवियों के उन्मूलन का या अस्पृश्यता के उन्मूलन का? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वो मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो समानता का अधिकार बताता है। इसमें अनुच्छेद 17 में 17 ए जोड़ा गया है जो कि अस्पृश्यता के उन्मूलन का यानी जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, छुआछूत का, उससे उन्मूलन का जो है उपबंध जोड़ा गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तथा आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें आपको यह बहुत लाभकारी साबित होगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो राज्य की जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, वो केवल 6 राज्यों में है। वहाँ जो है बाकी राज्यों में सभी जो भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें से सभी राज्यों में विधानसभा है, लेकिन जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे राज्यों में भी है। तो इसमें यह जो उसकी स्थापना है या उसके समाप्ति का प्रावधान है यह किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 169 में है कि जो ये राज्य के विधान परिषद की जो राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध या विधायिका के विरुद्ध या फिर न्यायपालिका के विरुद्ध या कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध? तो 5वां का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है वह संरक्षण प्रदान करता है। ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 है, 19-22 है,
या फिर 23 से 24 है, या अनुच्छेद 25 से 30 के बीच इसका वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका वर्णन जो है ये 23 से 24 के बीच किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो छठा के लिए है वो करेक्ट आंसर सी के रूप में जाना जाएगा। ये टोटल जो मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 तक भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। संवैधानिक अधिकारों को नहीं किया जा सकता है, या मौलिक अधिकारों को, या सांविधिक अधिकारों को, या इन सभी अधिकारों को जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो जो सबसे सही उत्तर है अनुच्छेद 32 जो है यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है वो मौलिक अधिकारों को परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, अगर हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में, और ये जो अनुच्छेद है वो 36 से 51 तक के बीच जो है चर्चा किया गया है। तो इसमें कौन नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, या पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, या फिर कमजोर श्रेणियों को आर्थिक हित को बढ़ावा देना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। ये राज्य के नीति निर्देशक में जो शामिल नहीं है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में ए बी सी जो है वो शामिल है, यानी ए जो है ऑप्शन नंबर ए इसका 8वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में शामिल नहीं है। हमारे पास जो भारतीय जो भी नागरिक हैं उनके जो 6 मूल अधिकार है उनमें से कौन सा है जो इन जो ऑप्शंस है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, और जो है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ये इसमें कौन सा है? तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व में निर्धारित है कि कुटीर उद्योग जो छोटे पैमाने पर उद्योग है उसको प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। बाकी अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है यह समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है यह मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। देश के किसी भी हिस्से में आने जाने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह भी मौलिक अधिकार के रूप में प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त है। तो ये जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। तो सरदार सरवण सिंह समिति के जो अनुशंसा है उसके आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन कराया गया, और उस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कुछ मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए जो भाग 4A में, और जो 51A है अनुच्छेद 51A में और भाग 4A में जो है जोड़ा गया है। उस वक्त 10 मौलिक कर्तव्य उस वक्त निर्धारित किए गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, यह 2002 में जो ये आगे जो है जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य उल्लेखित किया गया है वह सभी व्यक्तियों के लिए है, या समस्त नागरिकों के लिए है, या केवल गैर नागरिकों के लिए है, या केवल केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के लिए है। तो मौलिक कर्तव्य जो निर्धारित किए गए हैं वो भारत के सभी नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है 11वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी की जो मौलिक कर्तव्य निर्धारित है वह सभी नागरिकों के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, यानी संसद का जब कार्यवाही शुरू होता है तो उस सूची में शामिल प्रथम विषय कौन होता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, या फिर स्थगन प्रस्ताव। तो इसका जो 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी प्रश्नकाल जो है संसद की कार्यवाही की सूची के प्रथम विषय में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, या फिर वराहगिरी वेंकटगिरी हैं, या ज्ञानी जैल सिंह हैं, या फिर शंकर दयाल शर्मा हैं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 13 के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है कि ज्ञानी जैल सिंह जो है वो
गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव के रूप में थे। सी आंसर सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति जो है साधारण विधेयक को नहीं लौटा सकता है, या फिर गैर सरकारी विधेयक को, या धन विधेयक को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस कौन से विधेयक को जो है राष्ट्रपति ये इसके लिए नहीं लौटा सकता। तो इसका जो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है कि धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नहीं लौटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा तथा साथ ही साथ इस वीडियो से आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत लाभ भी प्राप्त करेंगे आप। तो इसलिए अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन 15 है कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अगर पद से हटाने का अधिकार है तो वह किसे प्राप्त है। तो भारत में जो राष्ट्रपति और साथ में उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है कि एक राष्ट्रपति होंगे जो सभी सेनाओं के अध्यक्ष और राष्ट्र के प्रमुख के रूप में जाने जाएंगे, और जो उपराष्ट्रपति हैं जो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जाने जाते हैं। तो इनको पद से हटाने का जो अधिकार प्राप्त है वो राज्यसभा, लोकसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो वह ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि वह संसद को अधिकार प्राप्त है। वो महाभियोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और यह जो है ये उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है यह 5 वर्षों का है, राष्ट्रपति के भांति ही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है। तो कोई भी सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदन में से जो है वो कोरम पूरा करने के लिए, गणपूर्ति के लिए जो उसके अधिकतम कुल सदस्यों की संख्या है उसका 1/10 1/10वां हिस्सा जो है कम से कम सदस्यों की पूर्ति होनी चाहिए, तब जाकर के जो है कोरम पूरा होता है। अर्थात 250 सदस्यों में से जो है कितना 1/10 अगर हम लोग करें तो 25 सदस्य की जो है संख्या होनी चाहिए, तब राज्यसभा का कोरम निर्धारित होगा, यानी उसकी बैठक जो है आहूत की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए के रूप में 16वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की संख्या की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भी वही ऑप्शंस आएंगे कि जो लोकसभा में जितने निर्वाचित सदस्य हैं उसका 1/10 यानी 1/10वां हिस्सा जो है ये होगा, तो जो है वो कोरम पूरा करने के लिए कम से कम 1/10 तो 545 सदस्यों में से 1/10 जो है हम लोग ये करेंगे। 543 का चूँकि निर्वाचन होता है और जो 2 सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। अर्थात 17वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम जो है कौन से प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है जब बहुमत संसद के सदन में जब प्रधानमंत्री के द्वारा बहुमत कंप्लीट नहीं किया जाता है तो फिर वहाँ पर जो है ये त्याग पत्र देने की स्थिति उत्पन्न होती है। उसमें सर्वप्रथम कौन नाम आता है, मोरारजी देसाई हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, या वीपी यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि मोरारजी देसाई हैं, जो कि ये प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, गैर कांग्रेसी। तो इन्होंने जो है अविश्वास प्रस्ताव के रूप में अपना सबसे पहले इन्होंने ही त्याग पत्र दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है, वह राष्ट्रपति के प्रति होता है, प्रधानमंत्री के प्रति होता है, या फिर वह लोकसभा या संसद के प्रति होता है। तो मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो है वो ये ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि लोकसभा के प्रति जो है वह उत्तरदायी होता है, यानी सी आंसर सबसे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उच्चतम न्यायालय यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, कि न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है। स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना, या देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण करना, या फिर कानून की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना, या संविधान का आवधिक पुनरीक्षण।
तो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि कानून की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना जो है यह उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के कौन से क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। केंद्र और राज्य में अगर किसी पॉइंट को लेकर के किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको कौन जो है ये सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करता है। यह किसके अधिकार के तहत आता है, यह परामर्शदात्री है, अपीलीय है, संवैधानिक है या प्रारंभिक है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय का जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि केंद्र राज्य में अगर किसी प्रकार के टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह उसका निपटारा करने के लिए जो है ये आएंगे। ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित जो है वो अनुच्छेद 164 में किया गया है या फिर अनुच्छेद 166 है, 67 है या 163 है। तो सबसे सही उत्तर के रूप में जो जाना जाएगा 22वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि भारतीय संविधान में जो है मुख्यमंत्री के लिए अनुच्छेद 167 में उनके कार्यों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है, मंत्रिपरिषद की शक्तियों को निर्धारित करता है, मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करता है, कौन सा कूट सही है। तो अगर हम लोग एक एक कूट पर ध्यान दें तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य के विधानसभा यानी विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं निर्वाचित होकर के अपने अपने क्षेत्र से पहुँचते हैं उनके द्वारा जो है यह चुने जाते हैं। अर्थात 23वां का जो है केवल एक आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी के रूप में 23वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है पहले 7 राज्यों में हुआ करता था, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जब विघटन हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया, उसके पश्चात वहाँ का जो है विधानसभा और विधान परिषद को भंग करने के पश्चात जो है अब केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थित है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। इन तरह से जो है 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी के रूप में इसका सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन नहीं है, यानी किस राज्य में केवल विधानसभा है, विधान परिषद का ये नहीं है। वो राज्य महाराष्ट्र है या फिर उत्तर प्रदेश है या पश्चिम बंगाल है या बिहार है। तो बिहार जो है, बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था हम सभी जानते हैं कि यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। बिहार में जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। लेकिन जो हमारा पड़ोसी राज्य है बंगाल, जहाँ के वहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है, बाकी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है बिहार की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। राज्य विधानसभा का गठन जो है वह अनुच्छेद 163 के तहत हुआ है या फिर अनुच्छेद 169 के तहत या 170 या 174। तो 26वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि अनुच्छेद 170 के तहत जो है वो विधानसभा का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। पांडिचेरी, गोवा, दिल्ली, लक्षद्वीप। तो इन तीनों राज्यों में जो है वो विधानसभा अस्तित्व में है, लेकिन लक्षद्वीप जो है ये यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत है, अर्थात लक्षद्वीप में जो है वो विधानसभा ये उपस्थित नहीं है। तो सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है। तो दिल्ली और चंडीगढ़ में है, दिल्ली पांडिचेरी, चंडीगढ़ पांडिचेरी या दिल्ली और दमन दीव है। तो ये सारे जो है प्रमुख भारत में जो यूनियन टेरिटरी है वह है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में कूट बनेगा वो दिल्ली और पांडिचेरी के बीच जो है वो द्विसदनात्मक कह रहे हैं विधानसभा उपलब्ध है दिल्ली में और पांडिचेरी में। और जो प्रावधान लाया गया है वो जम्मू कश्मीर के लिए भी जो है, जम्मू और कश्मीर को 2 जो यूनियन टेरिटरी में बांटा गया, जम्मू कश्मीर अलग और एक लद्दाख अलग। तो जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा की
प्रावधान रखा गया है, लेकिन अभी वहाँ निर्वाचन नहीं हुआ है, अर्थात अभी जो है करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी ही जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना जो है यह करेक्ट आंसर 10 मार्च 1950 है, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 या 20 मार्च 1950। सही उत्तर क्या होगा इसका जो करेक्ट, तो 29वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में आंसर जाना जाएगा ऑप्शन नंबर बी है कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग को जो है स्थापित किया गया। हालांकि अब योजना आयोग जो है प्लानिंग कमीशन रहा नहीं, अब जो है इसे 17 अगस्त 2014 को भंग करके इसके स्थान पर नीति आयोग का जो है स्थापना किया गया है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष वो कौन जाने जाएंगे, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष जाने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया। यानी कि वयस्क मताधिकार जो है आज के डेट में भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष है वो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो यह कब किया गया, पहले यह 21 वर्ष उम्र निर्धारित था, तो इसको जो किया गया है 1989 में, अर्थात 30वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, लेकिन अब उनकी संख्या कितनी है। तो मूल संविधान जब बना तो 3 प्रकार के लिस्ट बनाए गए थे। एक संघ सूची जिसमें शामिल विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार था, दूसरा राज्य सूची जिसमें शामिल विषय पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था, और तीसरा संघ सूची था समवर्ती सूची जिसमें जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को शामिल है। तो समवर्ती जो 66 विषय शामिल थे राज्य सूची में, उसमें से 5 विषय को निकाल करके जो है समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया, अर्थात अब वर्तमान में जो है वो 61 विषय बचे हैं राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर ए के रूप में 31वां का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पंचायती राज कौन से विषय में शामिल है। यह समवर्ती सूची का शामिल विषय है, या फिर केंद्र की सूची का शामिल विषय है, या इसमें जो है या राज्य सूची का शामिल विषय है, या विशेषाधिकार की सूची का शामिल विषय है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 32वां नंबर सवाल के लिए कि जो पंचायती राज है वो राज्य सूची में शामिल विषय है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के रूप में इसका करेक्ट आंसर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि आर्थिक नियोजन का जो विषय है यह कौन से सूची का विषय है। यह संघ सूची का विषय है, या यह राज्य सूची का विषय है, या फिर यह समवर्ती सूची का विषय है। तो आर्थिक नियोजन का जो विषय है यह मुख्य रूप से समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस पर जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य के साथ साथ सरकार को भी है। ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है शिक्षा भी जो है समवर्ती सूची में शामिल विषय है। इस प्रकार कुल जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो है अधिकार यह कौन से अनुच्छेद के तहत है कि जब अगर सरकार की स्थिति नहीं बनती है तो वैसे सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है यह अनुच्छेद 352 के तहत, 54 के तहत, 55 या 56। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि अनुच्छेद 356 के तहत जो है वो संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अपने बिहार में लास्ट टाइम जो है वो 2005 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है। वह अवधि 1 वर्ष की, 3 माह की, 6 माह की, 2 माह की। तो जो सबसे सही उत्तर है कि किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसकी जो प्रारंभिक अवधि होती है वो केवल 6 माह की होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। इस प्रकार अभी जो है हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, साथ ही साथ यह आपके आने वाले परीक्षा में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर दोस्त अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इसको लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और अब मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।